स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के अंदर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 मतलब फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, अब सेकंड क्लास है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि लिक्विडेशन क्या है, किस कारण से होता है। आज हम इसके कुछ चीजें आगे समझेंगे। पहली चीज कि लिक्विडेशन जब हुआ तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर आगे हमारे को फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहले रहता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर इसके बाद सेकंड प्रोसीजर में रहता है हमारा लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनी तैयार करती है और जबकि लिक्विडेटर्स अकाउंट्स लिक्विडेटर ही तैयार करता है। लिक्विडेटर्स तैयार करता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन बनाएगा? कंपनी। जो कंपनी लिक्विडेटर को ये सर्विस बताएगी कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई है उसके 30 दिनों के अंदर कंपनी को बताना होगा कि आपके पास कितनी संपत्ति हैं, कितने मतलब एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है। वो 30 दिन के डाटा के बाद लिक्विडेटर अपना एक खाता बनाकर कोर्ट को सबमिट कर देगा। किसको? कोर्ट को सबमिट करेगा, जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल। ओके, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाते हैं? इसके अंदर क्या क्या रहता है? देखो, इसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो किए गए हैं, क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। इसके अंदर लिस्ट तैयार की गई है। देखो, सबसे पहले लिस्ट ए बनती है, फिर लिस्ट बी, फिर लिस्ट सी, फिर आता है लिस्ट डी, फिर लिस्ट ई, फिर आता है लिस्ट एफ, फिर आता है लिस्ट जी, फिर आता है लिस्ट, लास्ट रहता है जो हमारा रहता है कौन सा? लिस्ट एच। जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाएगा तो हमारे को हमेशा लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, ई, एफ, जी और एच के अकॉर्डिंग पूरा काम करना होगा। लिस्ट ए क्या बताता है कि कौन कौन सी संपत्तियां स्पेसिफिकली एसेट नोट स्पेसिफिकली प्लीज। ओके, लिस्ट बी में क्या आता है? एसेट स्पेसिफिकली प्लीज। लिस्ट सी के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी में डिबेंचर्स, लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट एफ में आपका प्रेफरेंशियल, लिस्ट जी के अंदर हमारा इक्विटी शेयर, और ऑटोमेटिक लिस्ट एच के अंदर हमारी या तो डेफिशिएंसी आएगी या फिर सरप्लस। ओके, मतलब अभी हमने कुछ नहीं सीखा, बस इतना सीखा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए हमारे को लिस्ट ए, लिस्ट बी, सी, डी और ई, एफ और एच तक की सारी प्रोसीजरिंग फॉलो करनी पड़ेगी। जिसके अंदर सबसे पहले आता है एसेट नोट स्पेसिफिकली प्लीज, मतलब कंपनी के पास वो कौन कौन सी संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई वो सबसे पहले लिस्ट ए के अंदर आएगी। मतलब संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई है और
लिस्ट बी के अंदर वो संपत्ति आएंगी कंपनी की जो उन्होंने गिरवी रखी हुई है किसी न किसी के पास, जो संपत्तियां क्या रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है। ओके, लिस्ट सी, अब मतलब कंपनी के पास जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि उनके पास कितनी संपत्तियां हैं, उस संपत्ति से कितनी वसूली हो सकती है, वो जो हमारे को बताएगा लिस्ट ए और लिस्ट बी। ये सारे के सारे मतलब सी डी ई एफ और जी, ये सारे के सारे हमारे को बताएंगे कि आपको पेमेंट किस प्रकार लोगों को करना है, मतलब कि क्रेडिटर्स को कैसे पेमेंट करना है, अनसिक्योर्ड वालों को कैसे पेमेंट करना है। तो लेकिन आपको पेमेंट इसी के अकॉर्डिंग करना होगा, सी के अकॉर्डिंग, डी ई एफ जी और एच के अकॉर्डिंग। एच तो ऑटोमेटिक डेफिशिएंसी या सरप्लस के बारे में बताएगा। सबसे पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन कौन से होते हैं। देखो मतलब वो क्रेडिटर्स जो कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि वहां के एम्प्लॉय, वहां के एम्प्लॉय। ओके, सबसे पहले पेमेंट एम्प्लॉय को किया जाएगा, या फिर सेकंड नंबर पे ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसका, मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में दो ही चीजें आएंगी, या तो कंपनी के एम्प्लॉय, या तो कंपनी के एम्प्लॉय, एंड सेकंड नंबर पे हमारे आएंगे टैक्स। दूसरे नंबर पे आएगा जो गवर्नमेंट का टैक्स पेंडिंग पड़ा है। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि एम्प्लॉय को कितने महीने की सैलरी आपको देना जरूरी है। जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई है, जिस दिन कंपनी लिक्विडेट हुई है उस दिन से जस्ट पहले के 12 महीने, जस्ट पहले के 12 महीने में अगर कोई सैलरी नहीं दी गई है तो 4 महीने की सैलरी, कितने महीने की सैलरी, जस्ट प्रोसीडिंग ऑफ लिक्विडेशन, जस्ट प्रोसीडिंग ऑफ लिक्विडेशन से जस्ट 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर जितने भी एम्प्लॉय की सैलरी बची उसमें से 4 महीने की सैलरी, कितने महीने की सैलरी, 4 महीने की, 4 मंथ सैलरी। और अगर सेकंड नंबर पे आएगा कि कंपनी जिस दिन लिक्विडेट हुई है उस लिक्विडेशन के 12 महीने के अंदर अंदर जितना भी टैक्स पेंडिंग पड़ा है उसका पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉय को सबसे पहले पेमेंट दिया जाएगा, और एम्प्लॉय के अंदर किनको, जिन्होंने कंपनी के अंदर वर्किंग किया है और 12 महीने तक उनको सैलरी नहीं दी गई है, पिछले 12 महीने में सैलरी नहीं दी गई, और 12 महीने के अंदर भी कितने महीने की सैलरी इंक्लूड की जाएगी, सिर्फ 4 महीने की, कितने महीने की, 4 महीने, और 20,000 रुपए 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो। ओके, इस प्रकार से पेमेंट किया जाए सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर एम्प्लॉय को, फिर उसके बाद टैक्स को। इन दोनों को पेमेंट करने के बाद फिर डी फॉर डिवेंचर का पेमेंट किया जाएगा, डी फॉर डिवेंचर। फिर भी अगर इन संपत्तियों से इन दोनों का पेमेंट करने के बाद कुछ वैल्यू बच रही है तो फिर उसके बाद लिस्ट ई का पेमेंट किया जाएगा। लिस्ट ई के अंदर क्या आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब कि जिन लोगों ने हमें गुड्स दिए हों, जिनसे हमने उधार लिया हो, उनका पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। फिर उसके बाद लिस्ट एफ का मतलब जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर शेयर खरीदे थे, प्रेफरेंशियल, इनका पेमेंट किया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच रही है तो फिर इक्विटी शेयर वालों को पेमेंट किया जाएगा, और इक्विटी शेयर का पेमेंट करने के बाद अपने आप को हमें बता देगा इस कंपनी के पास डेफिशिएंसी है या फिर सरप्लस है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि आपके पास कितनी अमाउंट की कमी रही। ओके, और सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। ओके, ये हमारे को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना होता है जो कंपनी को 30 डेज के अंदर अंदर किसको प्रोवाइड करवाना होता है, लिक्विडेटर को। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए के अंदर वो संपत्तियां देखी जाएंगी जो कंपनी ने गिरवी नहीं रखी, और बी के अंदर वो संपत्तियां देखी जाएंगी या लिखी जाएंगी जो उन्होंने गिरवी रखी हुई है। फिर सी के अंदर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर भी दो ही आएंगे, या तो एम्प्लॉई आएंगे या फिर टैक्स आएगा। सबसे पहले जब भी पेमेंट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का ही पेमेंट किया जाएगा।
एम्प्लॉई और टैक्स पेंडिंग। एम्प्लॉई के अंदर आप जब लिक्विडेट हुए उसके 12 महीने के अंदर अंदर जितने महीने की आपको सैलरी नहीं दी गई, यानी कि काउंटिंग हम 12 महीने की करेंगे, लेकिन उसके अंदर जब पेमेंट देने की बारी आएगी तो हम 4 महीने की पेमेंट के बारे में देखेंगे, या फिर 20,000 में, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको काउंट करेंगे। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा टैक्स, कि कंपनी ने कितना टैक्स पे नहीं किया। अगर नहीं किया तो सबसे पहले टैक्स किसको पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स का पहले पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद डिबेंचर का, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, उसके बाद प्रेफरेंशियल का, इक्विटी शेयर का पेमेंट करना होगा। ऑटोमेटिक आपको पता लगेगा डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस। ओके, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। आप ये नोट कर लेना सब लोग। अब स्टेटमेंट ऑफ फेयर को हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे को स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट ए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिस्ट ए। और लिस्ट ए लिखते ही हम क्या लिखेंगे, ऐसे नॉट स्पेसिफिकली प्लीज, एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जो हमने गिरवी नहीं रखी, जैसे कि हमने स्टॉक गिरवी नहीं रखा हुआ तो स्टॉक की वैल्यू यहां आ जाएगी। ओके, इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है, डेब्टर्स, मशीनरी, एंड एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखेगी वो सारी सारी किसके अंदर आएंगी, इसके अंदर। फिर इन सब का टोटल करके हम क्या कर देंगे, बाहर। ओके, फिर लिस्ट बी, यहां पे लिखेंगे हम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लीज्ड। ओके, अब इसका भी एक फॉर्मेट है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो संपत्ति आपने गिरवी रखी है, सबसे पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि आपने कौन सी संपत्ति गिरवी रखी हुई है। ओके, उसके बाद उस संपत्ति से कितना पैसा वसूल होने के उम्मीद है, मतलब उसकी रिलायजेबल वैल्यू, ओके, मतलब जिस संपत्ति को आपने गिरवी रखा है अगर हम उसे बेचें तो उससे कितना पैसा रिलाइज हो सकता है, मतलब वसूल हो सकता है, उसके हमने उसकी वैल्यू। ओके, उसके संबंध में आपने कितना पैसा गिरवी, यहां पे आएगा रिलायजेबल वैल्यू, यहां पे आएगा आपका यहां पे आपने जो भी लोन लिया होगा, जितने का आपने उस संपत्ति को गिरवी रखते समय जितना पैसा उधार दिया था, मतलब लोन की वैल्यू यहां पे आएगी। ओके, फिर या तो उस लोन से पैसा ज्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर कम होगा तो डेफिशिएंसी को शो करेगा, इसको डेफिशिएंसी को। ओके, किसको शो कर रहा है, डेफिशिएंसी को। या तो डेफिशिएंसी को शो करेगा या फिर किसको शो करेगा, सरप्लस को। ओके, जैसे हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा
लिस्ट ए बी सी और डी। अब इन दो चीजों पे स्टार्ट करना है, डेफिशिएंसी पे। इस पे अगर कोई लिस्ट बी के अंदर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, मतलब कि कोई कमी रह जाती है, तो इसको हमने अभी भी लिस्ट ए बी सी डी ई किया था, तो हम इस डेफिशिएंसी की वैल्यू को कहां ले जाएंगे? लिस्ट ई में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? लिस्ट ई में। ओके, ये आप नोट डाल के लिखें। यानी कि जब भी आप डेफिशिएंसी की वैल्यू को यहां से अगर कुछ भी डेफिशिएंसी रहता है, तो इस डेफिशिएंसी की वैल्यू को आप कहां लिखेंगे? लिस्ट ई के अंदर। लिस्ट ई के अंदर अगर कोई सरप्लस होता है लिस्ट बी के अंदर, तो इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे? जस्ट बाहर की साइड। ओके, जैसे आप करोगे तो ये वाली वैल्यू आई और जो ये वाली वैल्यू आई, इन दोनों का क्या कर दोगे? टोटल। इन दोनों क्या कर दोगे? टोटल। हमारे को पता लग जाएगा कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट की कितनी वैल्यू है। ओके, टोटल एसेट की वैल्यू पता लग जाएगी हमारे को कि लिस्ट ए से हमारे को कितना पैसा वसूल होने वाला है, लिस्ट बी से कितना पैसा वसूल होने वाला है, और जो डेफिशिएंसी है वो कहां जाएगी? लिस्ट ई के अंदर। इसके अंदर लिस्ट ई के अंदर। ओके, जब ये टोटल करेंगे, अब टोटल करने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि देखना होगा किस किस को पेमेंट करना है, किस किस को पेमेंट करना है। सबसे पहला पेमेंट आपको अभी भी बता के गया था, लिस्ट सी का पेमेंट होगा। सबसे पहला पेमेंट किसका होगा? तो आपको ऐसे थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ओके, आपके पास टोटल एसेट पता लग गया, आपको टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है। अब आपका काम आएगा पेमेंट करने का कि आप किस किस को कितना कितना पेमेंट कर रहे हो। सबसे पहले आप लिखोगे लेस लिस्ट सी। लिस्ट सी, और लिस्ट सी किसके बारे में था? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में। किसके बारे में? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, जब आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर कितने लोग थे? दो ही थे, या तो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय की सैलरी कमीशन वगैरह इसी के अंदर काउंट होगा। ओके, फिर या फिर हमारा क्या था इसमें? सेकंड टैक्स था। ओके, जस्ट प्रीसीडिंग 12 महीने, जस्ट प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद कुछ ना कुछ एक वैल्यू बचेगी जो हमारे को बताएगी अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट डी टू लिस्ट एच। ओके, फिर उसके बाद हमने लेस किया था लिस्ट सी। अब हमारे को पेमेंट किसकी करनी है? लिस्ट डी की। और डी के अंदर क्या आता है? डी के अंदर क्या आएगा? डिवेंचर्स। अब डिवेंचर के अंदर डिवेंचर का तो पेमेंट करना ही करना है। अगर कोई डिवेंचर का इंटरेस्ट भी पेंडिंग पड़ा है तो उसका भी डिवेंचर का अगर कोई इंटरेस्ट भी अगर पेंडिंग पड़ा है तो उसको भी टोटल करके उसका पेमेंट किया जाएगा। ओके, जैसे हमने इसका भी पेमेंट किया, जैसे हमने इसका पेमेंट किया तो हमें पता लगा अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई टू लिस्ट एच। ओके, अमाउंट अवेलेबल फॉर लिस्ट ई टू लिस्ट एच कि कितना अमाउंट अभी हमारे पास बच रहा है। फिर इसके बाद हम माइनस करेंगे ई का मतलब बता के क्या था आपको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के अंदर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब वो है जिन्होंने
हमें कुछ पैसा उधार में दिया, माल उधार में दिया, लेकिन हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया। जैसे एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो लिस्ट बी की डेफिशिएंसी है, लिस्ट बी की डेफिशिएंसी है उसको लिस्ट ई के अंदर आप लिखोगे। सबसे पहले आप यहां पे लिख दो लिस्ट बी की डेफिशिएंसी, लिस्ट बी की डेफिशिएंसी। ओके ओके, या फिर हो सकता है इसके अंदर हमारे को बता रखा हो क्रेडिटर्स जिनको हमें पेमेंट करना है। ओके, जो भी ये होंगे लिस्ट ई के अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएंगे। और लिस्ट बी किसका पार्ट था? डेफिशिएंसी का, जो हमें बता रहा था कि आपने इतने का लोन ले रखा है, आपका इतने का पेमेंट हो चुका है, कुछ अमाउंट बची हुई थी, तो उस बची हुई अमाउंट को कहां पेमेंट किया जाएगा? लिस्ट ई में। और जब आप पेमेंट करोगे ओके, तो आपके पास लिस्ट ई का पेमेंट करने के बाद ओके किसका पेमेंट करोगे? उसके बाद लिस्ट एफ का। एफ किसके लिए था? प्रेफरेंशियल के लिए। किसके लिए? प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल। अगर कोई प्रेफरेंशियल भी है, इसके अलावा अगर कभी हमने डिविडेंड नहीं पे किया तो डिविडेंड भी आपको पे करना पड़ेगा, तो उसको भी आप लिखेंगे। ओके, जैसे आपने ये पेमेंट किया, जैसे ये आपने पेमेंट करोगे तो मैं अभी हटा रहा हूं एक बार, ठीक है? शायद तक दिख नहीं रहा होगा। लिस्ट ई तक हो गया। अब हम करेंगे लिस्ट एफ। लिस्ट एफ किसके लिए था? प्रेफरेंशियल के लिए। किसके लिए? प्रेफरेंशियल शेयर। इसका पेमेंट किया जाएगा। ओके, इसका पेमेंट के साथ साथ प्रेफरेंशियल वालों को डिविडेंड भी पे किया जाता है। अगर कुछ अमाउंट डिविडेंड की पेंडिंग पड़ी है, ओके, तो आपको अगर कुछ अमाउंट डिविडेंड की अगर कोई पेंडिंग पड़ी है तो आपको प्रेफरेंशियल के साथ साथ उसके डिविडेंड का भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बारे में भी बताना होगा। अगर आपने जैसे ही इनका पेमेंट करोगे तो जो अमाउंट अवेलेबल बचेगा, सिर्फ एक ही इंसान बचा जिसके लिए अमाउंट अवेलेबल बचेगा, वो है